हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया ही होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। तो आज से हम केमिस्ट्री का क्लास 10th का भी वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्लास 10th की स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। क्या होता है उनमें, क्या क्या चीज़ें उसमें जाननी है ना। तो उसी को आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर अपना क्या है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले बात करें कि शुरुआत कहाँ से करनी है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे चेंजेस की, ठीक है। भाई आपको पता है केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री आपको पता है क्या होती है? केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी क्या होती है? केमिस्ट्री होती है। तो सबसे पहले हम देखें कि मैटर जो होते हैं उनमें कितने प्रकार के चेंजेस पॉसिबल हैं। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री मैटर में कितने प्रकार के चेंजेस पॉसिबल हैं। तो मैटर में दो तरह के चेंज पॉसिबल होते हैं, ठीक है। एक चेंज होता है आपका फिजिकल चेंज, जिसे भौतिक परिवर्तन भी कहते हैं, और होता है केमिकल चेंज। तो मैटर में दो तरह के चेंजेस पॉसिबल होते हैं, एक होते हैं फिजिकल चेंज और एक होते हैं केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले अगर बात करें कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज होता क्या है ना, तो फिजिकल चेंज ऐसा चेंज जिसमें जो आपका सब्सटेंस हो, जो मैटर हो, उसका कॉम्पोजिशन चेंज ना हो। ऐसा चेंज जिसमें मैटर का कॉम्पोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज नहीं होती है, वो क्या होता है? फिजिकल चेंज। या हम ऐसा कहें कि ऐसा चेंज जिसमें चेंजिंग फैक्टर, जो फैक्टर उस चेंज का रीज़न है, उस चेंज का जो कारण है, जिस फैक्टर की वजह से वो चेंज हो रहा है, अगर उस फैक्टर को हटा लिया जाए तो वो चेंज क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। जो सब्सटेंस होता है, जो मैटर होता है, वो फिर से इनिशियली अपने स्टेट में आ जाता है। तो ऐसा चेंज जिसमें चेंजिंग फैक्टर को हटा लेने पर, रिमूव कर देने पर, जो सब्सटेंस होता है, जो मैटर होता है, वो अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप वाटर को क्या करते हो? फ्रीज़ करते हो, आइस कन्वर्ट करते हो, आइस बना लेते हो। अगर भाई उसका चेंजिंग फैक्टर क्या है? उसको ठंडा करना ना, उसको फ्रीज़ कर रहे हैं तब वो बर्फ़ में बन रहा। अगर उसको फिर से हॉट कर दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? वाटर बन जाएगा, फिर से वो अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। जैसे वाटर को बॉयल करो तो वो क्या बनेगी? वेपर फॉर्म करेगी। अगर वो बॉइलिंग फैक्टर हटा दो, वाटर को फिर से कूल कर दो, भाई वो जो वेपर है, वेपर को कूल कर दो, तो फिर से कंडेंस होकर क्या बन जाएगी? वाटर बन जाएगी। तो ऐसा, जैसे हम और बात करें, आयरन को गर्म करें। अगर आयरन को गर्म करेंगे तो रेड हॉट बन जाएगा, लेकिन जैसे उसको ठंडा कर देंगे फिर से क्या हो जाएगा? आयरन बन जाएगा। उसके कॉम्पोजिशन में, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस के कॉम्पोजिशन, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता है, या फिर ऐसा चेंज जिसमें चेंजिंग फैक्टर को क्या कर देने पर, रिमूव कर लेने पर, ऐसा चेंज जिसमें चेंजिंग फैक्टर को रिमूव कर लेने पर सब्सटेंस फिर से अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे? द चेंज इन विच there is no change in composition and properties of matter, and on removing the changing factor, substance comes into its initial condition। क्या है? ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस में कोई भी क्या होता है, उसके कॉम्पोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं होता, और चेंजिंग फैक्टर को हटा ले तो जो सब्सटेंस होता है वो फिर से अपने इनिशियल कंडीशन में आ जाए। जैसे एग्जांपल की बात करें तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर है ना, टू फॉर्म आइस। जब आप वाटर को फ्रीज़ कर दे तो आइस बन जाता है। अगर वो फ्रीज़ जो फिर से हॉट कर दो तो फिर से क्या आ जाएगा? भाई फ्रीजिंग फैक्टर को हटा दो, फ्रीज़ मत करो, क्या हो जाएगा? वाटर इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा। जैसे हीटिंग ऑफ आयरन, या किसी भी मेटल को हीट करोगे तो हीट करने पे वो गर्म होकर रेड हो जाएगा,
जैसे ही हीट करना छोड़ दोगे फिर से थोड़ी देर बाद वो कूल होकर अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। तो क्या हीट करने के दौरान आयरन की प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा, बस वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। बस उसका कॉम्पोजिशन, उसमें जो आयरन के मॉलिक्यूल, जो आयरन के एटम है वो तो एफ ही रह जाएंगे ना, तो उसका सिंबल एफ ही से शो करेंगे। ठीक है, तो ऐसा चेंज जिसमें चेंजिंग फैक्टर को हटा लेने पे क्या होता है, वो इनिशियल स्टेट में आ जाता है, फिजिकल चेंज होता है। ठीक, नोट करते जाना, कॉपी पेन लेके बैठना, सारी चीज़ें क्या करते चलना, नोट करते चलना, यही आपकी नोट्स होगी। ठीक है, चलिए दूसरी बात करें हम केमिकल चेंज की, है ना। केमिकल चेंज क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो ऐसा चेंज जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, और वो जो नया सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ऐसा चेंज जिसमें फैक्टर को हटाने के बाद, चेंजिंग फैक्टर को हटाने के बाद सब्सटेंस फिर से इनिशियल स्टेट में ना आ पाए। ऐसा चेंज जिसमें फैक्टर को हटा लेने के बाद सब्सटेंस फिर से इनिशियल स्टेट में ना आ पाए, वो क्या होता है आपका, केमिकल चेंज होता है। वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। जैसे दूध का दही में जमना, वही फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, है ना, क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। जैसे रेस्पायरेशन, भाई जो हम लोग सांस लेते हैं वो क्या होता है, केमिकल चेंज है एक तरह से। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, एक तरह से केमिकल चेंज है ना। तो केमिकल चेंज क्या होते हैं, ऐसे चेंज जिसमें फैक्टर को हटा लेने पर फिर से उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, और या हम ऐसा कहें कि ऐसा चेंज जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, क्या कहेंगे, द चेंज इन विच एनी न्यू सब्सटेंस, है ना, इज फॉर्म, any new substance is formed and the composition and properties are changed, the composition and properties are changed। जैसे हम H2 और O2 की आपस में रिएक्शन कराएं तो क्या फॉर्म होगा, H2O, है ना, क्या फॉर्म हो गया, H2O। तो यहाँ क्या था, हाइड्रोजन था, यहाँ क्या था, ऑक्सीजन। ये गैस है, ये गैस है, जब दोनों फॉर्म कंबाइन हो गए H2O, लिक्विड बन गया। कॉम्पोजिशन, H2O का कॉम्पोजिशन है, H2O में H भी है, O भी है, यहाँ केवल सिंगल हाइड्रोजन था, यहाँ केवल ऑक्सीजन था। तो ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो और उसका कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे वो बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो जाते हैं, मतलब कॉम्पोजिशन क्या हो जाता है, इनसे चेंज रहता है। ये क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो केमिकल चेंज मतलब इरिवर्सिबल, जनरली हम कहें इरिवर्सिबल होगा। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, तो उसमें फैक्टर को लगा लेने पर चेंज हो जाएगा, फैक्टर हटा लो चेंज क्या हो जाएगा, फिर से इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है। जैसे ये H2O बन गया, अब H2O को क्या डायरेक्टली यहाँ से, मान लो हमने किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, प्लेटिनम के प्रेजेंस में कराया, प्लेटिनम रख दिया तो इन दोनों रिएक्ट करके बना लिया। अब क्या इसको हटा देने फिर से ये H2O2 बन जाएगा, नहीं बनेगा, है ना। तो ये क्या है, केमिकल चेंज, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, वही क्या होता है, केमिकल चेंज। और इसमें मैटर का जो कॉम्पोजिशन होता है, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं अपने किसकी, केमिकल रिएक्शन की, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना। ये तो चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज को ही बोलते हैं। किसी भी केमिकल चेंज को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल चेंज इज द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का हम क्या बोलें कि केमिकल रिएक्शन इज आ टाइप ऑफ चेंज, केमिकल चेंज इन which two or more substances react with each other to form new substance with entirely different properties। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एक टाइप का केमिकल चेंज ही है
जिसमें होता क्या है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। उस नए सब्सटेंस की क्या होती है, जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इंटायरली डिफरेंट, मतलब पूरी तरह से क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे मैग्नीशियम, हम कहें कि जब मैग्नीशियम जो होगा, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, एक केमिकल रिएक्शन जहाँ पे दो सब्सटेंस, एक मैग्नीशियम हो गया और एक ऑक्सीजन, दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। और उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों से एकदम से क्या है, अलग है, इंटायरली पूरी तरह से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि H2 हाइड्रोजन, आपका जब हाइड्रोजन जो होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, है ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, वाटर। अब ये हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस, दो सब्सटेंस आपस में मिले, रिएक्ट किए, एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है उसकी, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एक टाइप से केमिकल चेंज ही है। चलिए, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन या ऐसा चेंज जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले सब्सटेंस से क्या होती, पूरी तरह से डिफरेंट होती है। तो अब बात करें किसी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन में किन किन चीज़ों के थ्रू शो कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए दो टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए या किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या फैक्टर होते हैं, तो एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। हम कह सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट होते हैं और एक प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच the substances which take participate in chemical reaction, है ना, in chemical reaction to form new substance, to form new substance are known as reactants, are known as reactants। क्या होते हैं रिएक्टेंट, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, नया सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए जो सब्सटेंस क्या होते हैं या जो एलिमेंट्स क्या होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और जनरली दीज आर रिटन एट लेफ्ट साइड इन अ केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन में किस साइड रखे होते हैं, लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात कर लें, फिर एग्जांपल समझते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है कि द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। किसी केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखें, जैसे हमारा H2 और O2 ने रिएक्ट किया, क्या फॉर्म किया, H2O, है ना, H2। तो ये क्या है, हमारे ये दो सब्सटेंस है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए या नया एलिमेंट फॉर्म करने के लिए। तो ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ये क्या है, प्रोडक्ट, है ना। तो रिएक्टेंट्स जनरली लेफ्ट साइड रखा जाता है और इनको दीज आर रिटन एट राइट साइड, है ना, ये किस साइड रखे होते हैं, राइट साइड लिखे जाते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड लिखा होता है वो रिएक्टेंट होता है, जो राइट साइड लिखा होता है वो प्रोडक्ट होता है। जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, जो प्रोडक्ट फॉर्म, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, चल नोट करो इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर लिखते रहना अपना बाद में, चाहे PDF स्क्रीनशॉट का बना लेना। चल रफ करें इसको। अब इसके बाद बात करें कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बात करें कि कैसे पहचानेंगे कि कहीं पे कोई केमिकल चेंज हो रहा है ना भाई, कैसे पहचानेंगे कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज को भी पहचानने का कुछ ना कुछ तरीका होगा।
तो केमिकल चेंज कैसे हो सकते हैं या केमिकल चेंज कैसे पता चलेगा? तो केमिकल चेंज के लिए क्या होगा, अगर कोई केमिकल चेंज है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस वहाँ होंगी, तो हम पहचान सकते हैं। अगर वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी भी चेंज में गैस का इवोल्यूशन हो रहा हो, गैस बाहर निकल रही हो, किसी भी चेंज में अगर गैस क्या हो रही, बाहर निकल रही हो, इवोल्यूट हो रही है, तो वो क्या होगा, जनरली केमिकल चेंज होगा। अगर टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा हो, चेंज इन टेम्परेचर, है ना, तो वो भी जनरली केमिकल चेंज में। अगर फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट, अगर किसी रिएक्शन में पर्सिपिटेट फॉर्म हो रहा है, अभी बताएंगे पर्सिपिटेट क्या होता है, तो वो भी जनरली क्या होता है, कोई केमिकल चेंज ही होता है। पर्सिपिटेट के अलावा और बात करें, टेम्परेचर चेंज हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, है ना, और आपका फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट हो गया। इनके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं उसकी भी बात करें तो स्टेट भी चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शन में, जनरली स्टेट भी, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, सब्सटेंस की स्टेट भी क्या हो जाती, चेंज हो जाती है। चेंज इन क्या, स्टेट, चेंज भी, स्टेट भी जो होती है वो चेंज हो जाती है। और एक बात करें तो जो सब्सटेंस होते हैं उनका कलर भी क्या होता है, चेंज होता है, तो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ये क्या है, किस चीज़ के लिए, आइडेंटिफिकेशन, है ना, ऑफ केमिकल चेंज। कैसे पहचानेंगे कि कोई चेंज केमिकल चेंज है या नहीं? अगर उसमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा हो, अगर उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, पर्सिपिटेट फॉर्म हो रहा हो, है ना, स्टेट चेंज हो रही हो सब्सटेंस की, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, है ना, या फिर चेंज इन कलर, उसमें कलर भी क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, चेंज इन कलर, तो कलर में भी चेंज आ रहा है तो वो क्या होगा आपका, जनरली केमिकल चेंज होगा। ठीक है, तो केमिकल चेंज पहचान जाओगे, इन कंडीशंस में से कोई भी चीज़ हो रही हो किसी भी चेंज में तो जनरली कैसा होगा, एक केमिकल चेंज ही होता है। चलो अब इसकी बात करते हैं कुछ केमिकल एग्जाम्पल जो हमारी डेली लाइफ में है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल देख लें कुछ, भाई एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जो हमारे डेली लाइफ में, जैसे रेस्पायरेशन हम लोग करते हैं ना, रेस्पायरेशन, तो वो क्या है, एक तरह से केमिकल चेंज ही है रेस्पायरेशन। और बात करें फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना भी ये क्या है, केमिकल चेंज ही होता है। जैसे देखते हो बहुत दिन तक कोई मेटल जो होती है, धातु जो होती है वो खुले में रखी जाए तो उसमें जंग लग जाता है, जिसको रस्ट बोलते हो ना, तो वो भी क्या है, एक तरह से केमिकल चेंज ही होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के पर जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, केमिकल चेंज ही होता है। और बात करें हम लोग फूड खाते हैं तो डाइजेस्ट करते हैं, तो जो हमारा डाइजेशन होता है वो भी क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक तरह से केमिकल चेंज ही है। और बात करें खाना, भाई खाने से पहले पकाते भी हैं ना, तो जो कुकिंग है, कुकिंग ऑफ फूड, वो भी क्या होती है, केमिकल चेंज ही होती है, कुकिंग ऑफ फूड। अच्छा, खाना पकाने के लिए क्या करते हैं, फ्यूल को बर्न करते हो, फ्यूल को जलाते हो, तो जो हमारा बर्निंग ऑफ फ्यूल है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये भी क्या होती है, केमिकल चेंज ही होती है। तो ये सारे क्या है, कुछ केमिकल चेंज जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं वो केमिकल चेंज के एग्जांपल हैं। ठीक है, चलो अब इनके बाद बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। रफ करें इसको, कोई भी केमिकल इक्वेशन क्या होती है। चलो तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब किसी भी केमिकल चेंज को या जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स और फॉर्मूले के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी भी केमिकल चेंज को एलिमेंट्स के सिंबल, कंपाउंड्स के फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो क्या कहेंगे कि द रिप्रेजेंटेशन, है ना, द रिप्रेजेंटेशन of any chemical reaction in the form of symbols and formulae is known as chemical
इक्वेशन। ठीक है, जब किसी भी केमिकल चेंज को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को एलिमेंट्स के सिंबल, कंपाउंड्स के फॉर्मूले एटसेट्रा के थ्रू क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है ना, रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो एक तरह से ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब जब इसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल के थ्रू या फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो वही क्या हो जाएगा, केमिकल। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल, ऑक्सीजन गैस O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, MgO। यही होगा, है ना। तो जब किसी भी केमिकल चेंज को सिंबल्स और फॉर्मूले के थ्रू क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये हम सिंपल्स कहें, द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। अगर एक लाइन में डिफिनेशन की बात करें, या डिफिनेशन ये लिखी हुई है, एक और क्या बोल सकते हैं कि द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए जैसे हम कहें वाटर फॉर्म हो रहा है किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर फॉर्म होता है, ये भी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो किसी भी केमिकल चेंज को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। अब बात करें केमिकल इक्वेशन भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं इसको देखते हैं। तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। फर्स्ट, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन and second is balanced chemical equation. So first we will discuss about unbalanced chemical equation. What is unbalanced chemical equation and how we can recognize the unbalanced chemical reaction and how we can decide the balanced chemical equation. तो सबसे पहले बात करें कि unbalanced chemical equation होता क्या है ना, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का नंबर सेम ना हो, दोनों का अमाउंट सेम ना हो, क्या कहेंगे कि द केमिकल इक्वेशंस in which number of elements are not same at both side कौन, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, प्रोडक्ट बोथ साइड मतलब कौन से, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट सेम एट बोथ साइड इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनका वो सेम ना हो। जैसे हम बात करें, हमने यहाँ लिख दिया H2O2 और ये क्या फॉर्म कर रहा है, H2O। अब अगर इसमें देखें, इधर 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन, इधर 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन केवल कितना है, 1। तो रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड 1 ऑक्सीजन है, केवल 1 ऑक्सीजन है। जैसे हम कहें कि एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो एक और एग्जांपल की बात करें, हमने कहा BaCl2 प्लस NaNO3 ये फॉर्म करेगा BaNO3 का होल ट्वाइस प्लस NaCl। अब अगर इस इक्वेशन को देखो तो बेरियम किधर 1 है, बेरियम इधर भी 1 है, सोडियम इधर 1 है, सोडियम इधर 1 है, इधर कितने क्लोरीन है, 2, इधर कितने क्लोरीन है, 1 ही है, इधर कितना नाइट्रेट है, 1, इधर कितना नाइट्रेट हो गया, 2 नाइट्रेट हो गया। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, वो सेम नहीं है।
तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं होते, उसे हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा, ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम क्या कहेंगे, द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एट बोथ साइड are known as balanced chemical equations। जैसे एग्जांपल देखें, 2H2 plus O2 2H2O, this 2H2 plus O2 implies 2H2O, implies 2H2O। अब इसमें अगर देखें, इधर 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4, 2 ऑक्सीजन है, इधर देखिए 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देयर इज 2 टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड, इन विच number of elements are not same at both sides is known as unbalanced chemical equation, and in which number of elements are same at both sides is known as balanced chemical equation. Then we will talk about what is the importance of balanced chemical equation। भाई हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत क्यों है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से भी तो पता चल रहा है कि चेंज हो रहा है। भाई H2O2 रिएक्ट करेगी, H2O2 रिएक्ट करेगी, वाटर फॉर्म होगा, ये हमारा केमिकल चेंज तो प्रूव हो ही रहा है ना। हमें ये तो पता चल रहा है ना केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, H2O फॉर्म होगा। तो इसे बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, है ना, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो आपने 9th में, अभी 9th से आए हो तो 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें एक आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये भी हाल फिलहाल आप लोग पढ़ के आए होंगे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एक पढ़ा होगा। ये लॉ कहता क्या है, ये लॉ कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है उन दोनों का जो मास होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी सेम टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास होता है वही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। जितना रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए। अगर हम इसे अनबैलेंस्ड रखें, देखो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक होता है एटॉमिक मास, कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का 16 2 जा 32, इधर कितना आएगा टोटल 34, रिएक्टेंट साइड कितना है 34 ग्राम। इधर देखो हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 18 ग्राम। बताओ रिएक्टेंट साइड 34 ग्राम है, प्रोडक्ट साइड 18 ग्राम है, क्या ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ये बैलेंस्ड होता 2H2 प्लस O2 क्या फॉर्म होगा 2H2O। अब देखें 4 हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन का 32, कितना हो जाएगा 36, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18 2 जा 36। बताओ इधर भी 36 ग्राम, इधर भी 36 ग्राम। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों क्या है, सेम है। बात समझ रहे हो कि बैलेंस, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम क्या बोलेंगे कि टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वी हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों करेंगे, ताकि वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को क्या कर सके, सेटिस्फाई। नोट करके लिख लेना कि टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वी हैव टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, ताकि हम क्या कर सकें, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को सेटिस्फाई कर सकें। चलो अब और बात करते हैं कि जो हमारा केमिकल इक्वेशन है उसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। अभी तक हमने केमिकल इक्वेशन में 2 चीज़ें ही यूज़ की, एक रिएक्टेंट लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दिया, ख़त्म हो गया। तो इसको हम और ज़्यादा, जैसे हमने यहाँ H2 लिया, O2 लिया, है ना, ये
और बना H2O। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है? तो सबसे पहला पॉइंट, बाय राइटिंग द नेम ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट और कंपाउंड के नेम को लिखकर हम केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे ये क्या है, हाइड्रोजन, तो इसके नीचे इसका नेम लिख देंगे क्या, ये हाइड्रोजन हो गया। ये क्या थी, ऑक्सीजन, इसका नेम लिख देंगे ऑक्सीजन। ये क्या है, वाटर, तो इसका नेम लिख देंगे वाटर। तो सबसे पहला चीज़ तो हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का नाम लिख के उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, बाय राइटिंग द स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट और कंपाउंड। जितने भी एलिमेंट हैं और कंपाउंड हैं उन सभी का स्टेट लिखकर। स्टेट कैसे, मतलब कि अगर जो सब्सटेंस लिया जा रहा है, जो एलिमेंट लिया जा रहा है वो सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में होगा, तो फॉर सॉलिड हम सब्सटेंस के नीचे क्या लिख देंगे, S, ठीक है। अगर वो सब्सटेंस, वो एलिमेंट क्या है, लिक्विड स्टेट में है, तो फॉर लिक्विड स्टेट हम क्या लिख देंगे, स्मॉल l। अगर वो गैसियस स्टेट में है तो फॉर गैस उसके नीचे हम क्या लिख देंगे, G। और अगर क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, अगर कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, AQ। और अगर वो वेपर है, अगर वो किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में, तो उसके नीचे क्या लिखेंगे, स्मॉल v लिख देंगे। जैसे अगर इसमें ही बात करें, जो हाइड्रोजन है ये क्या है, गैस, तो इसके नीचे क्या लिखोगे, G। ऑक्सीजन क्या है, गैस, क्या लिखोगे, G। अगर मान लो H2 वेपर फॉर्म मिलती तो V लिख देते। अगर H2 हमारा लिक्विड फॉर्म में है तो हम क्या लिख देंगे, L लिख देंगे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला तो उसका नेम लिख के उसको इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। दूसरा, उसके नीचे उसकी स्टेट लिख के उसको इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। और थर्ड बात करें, और कैसे इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है ना, किसी भी केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, तो बाय राइटिंग द कंडीशन, बाय राइटिंग द कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किस कंडीशन में हो रही है, कंडीशन का मतलब क्या है, किस टेम्परेचर पे हो रही है, किस प्रेशर पे हो रही है। तो जो एरो होता है, इस एरो के ऊपर हम उसकी कंडीशंस को लिखकर भी उसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा, 100 डिग्री टेम्परेचर रख दिया, प्रेशर 1 atm 2 atm जितना प्रेशर पे हो रहा उसको रख दिया। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसका नेम लिख सकते हैं, उसकी स्टेट लिखेंगे, उसकी कंडीशन लिखेंगे, और क्या करेंगे, इसके अलावा बाय राइटिंग द कैटलिस्ट। अगर रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ठीक है, इफ़ यूज्ड, अगर कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है, जैसे इसमें प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज होगा, तो हम क्या लिख देंगे, प्लेटिनम कैटलिस्ट लिख देंगे, एरो के नीचे ऊपर जहाँ भी लिखना हो। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को शो करने का, रिप्रेजेंट करने का एकदम सही तरीका क्या है वो हम समझे। कि सही तरीका क्या होता है कि पहले तो इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसके जितने भी एलिमेंट्स कंपाउंड है सबके नेम लिखे होने चाहिए, उन सब की स्टेट लिखी होनी चाहिए, उनकी कंडीशंस लिखी होनी चाहिए, वह किस टेम्परेचर किस प्रेशर पे हो रहा है। अगर कैटलिस्ट का यूज हुआ है तो कैटलिस्ट भी लिखा होना चाहिए। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मारो, 1-2 पॉइंट और लिखा देते हैं, ठीक है। इनके अलावा हो गया, इनके अलावा भी हैं, देखो क्या होते हैं, अगर गैस फॉर्म हो रही है, इफ़ गैस इज फॉर्म्ड इन रिएक्शन we will use upside arrow, ये साइन। अगर रिएक्शन में गैस बन रही है, जैसे हमने एक रिएक्शन ली A B, है ना, जैसे एग्जांपल ही ले लें, CaCO3 ले लो, CaCO3 ये सॉलिड होता है। जब इसको हीट करते हो तो हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये क्या सॉलिड है, ये क्या फॉर्म हुई, गैस। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस बन रही है तो उस गैस के लिए हम क्या साइन का यूज करेंगे, एरो, ऊपर के एरो का,
ठीक है। तो ये एरो ऊपर लगा दिया, मतलब गैस क्या हो रही, इवॉल्यूट हो रही, जो अभी हमने बताया था इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्यूट हो रही रिएक्शन में, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट और कि इफ़ precipitate is formed, precipitate is formed, अगर precipitate फॉर्म हो रहा then we will use साइन ये डाउन साइड एरो, नीचे के साइड एरो का। precipitate क्या होता है, precipitate अगर लिखना हो नोट कर लो, जब किसी रिएक्शन में कोई सॉलिड फॉर्म होता है और सेटल हो जाता है नीचे, बॉटम में सेटल हो जाता है, जब किसी भी रिएक्शन में कोई सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है। व्हेन इन अ केमिकल रिएक्शन एनी सॉलिड इज फॉर्म्ड एंड सेटल डाउन एट द बॉटम इट इज़ नोन एज precipitate। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई सॉलिड फॉर्म होके सरफेस पे क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, precipitate कहते हैं। जैसे हमने लिया कि Na2SO4 ये लिया और इसकी रिएक्शन करा दी BaCl2 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, BaSO4 और 2NaCl, ठीक है। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन ये क्या है, वाइट precipitate, ये वाइट कलर का क्या होता है, precipitate। तो जहाँ precipitate फॉर्म होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, डाउन साइड एरो का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी केमिकल रिएक्शंस को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, अब यहीं से बात कर लें कि किसी केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है, उससे हमें एलिमेंट, जैसे ये केमिकल रिएक्शन लिख दिया, केमिकल इक्वेशन लिख दिया, हमसे पूछ ले बताओ इस केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन से हमें एलिमेंट्स के नाम, कंपाउंड्स के नाम जानने को मिलते हैं, उस केमिकल रिएक्शन की क्या होती है, कंडीशंस जानने को मिलती है, सभी एलिमेंट्स के स्टेट जानने को मिल जाते हैं। जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी वही चीज़, वही इन्फॉर्मेशन ही है उसकी। गैस फॉर्म हो रही है कि precipitate फॉर्म हो रहा है, ये भी जानकारी हमें केमिकल इक्वेशन से मिल जाती है। गैस के लिए अप साइड, उसके लिए डाउन साइड। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन से जानने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन। अब हम आज सीखते हैं एक और चीज़, बैलेंसिंग ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, है ना। बहुत साधारण सी, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, उस ट्रिक को यूज करिए और आसानी से बैलेंस करिए। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया N2H2, ठीक है, और NH3। अगर इसमें देखो तो ये अनबैलेंस्ड है, 2 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है, अनबैलेंस्ड है। बैलेंस कैसे करेंगे, बहुत आसान ट्रिक है। देखो सबसे पहली चीज़ करनी क्या है, इन सभी के पहले कोफिशिएंट लगा दो, कोएफिशिएंट लगा दो कुछ भी अपने मन से। N2H2 और NH3 हमने इसके पहले लगा दिया A, B और C, ये ठीक है। ABCD के फॉर्म में सबके पहले एक एक लगा दो, एक ABCD और होता तो D, इस तरह हम क्या करते, लगाते जाते। अब क्या करना है, अब इन सभी को देखना है भाई, जो रिएक्टेंट साइड है, जो प्रोडक्ट साइड, उनमें बराबर ही करनी है, ठीक है। देखो इधर कितने नाइट्रोजन है, 2 ना, तो क्या लिखेंगे 2A, क्या करेंगे 2A। इधर कितने नाइट्रोजन है, 2A नाइट्रोजन है। इधर कितने नाइट्रोजन है, 1 है, तो 1C, तो 2A बराबर क्या होगा C, ये लिखेंगे अपने से, दोनों तरफ को बराबर कर देंगे, हमें बराबर करना है ना। तो इधर 2 नाइट्रोजन है तो 2A, और इधर 1 नाइट्रोजन है तो 1C, बराबर किसके हो गया, 1C के। अब हाइड्रोजन का रिलेशन निकालो, हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2B। हाइड्रोजन कितना है, इस साइड है 2B, इस साइड कितना है 3C, बराबर 3C, ये हो गया। अब इनमें से किसी को भी, जिसको तुम्हारा मन हो, जो ABCD जो भी हो, उनमें से किसी को भी एक मान लो। और किसको ज़्यादातर मानेंगे, जो ज़्यादा बार यूज हुआ हो। जैसे इसमें देखो C यहाँ भी यूज हुआ, C यहाँ भी यूज हुआ, तो कहीं पर भी जो ज़्यादा बार यूज, C ज़्यादा बार यूज हो ना, C को मान लो 1, लेट C इज इक्वल टू 1, अपने से मान लो। तो A क्या आ जाएगा, C 1 हो गया तो A कितना आ जाएगा, अगर C 1 हो गया तो A कितना आ जाएगा, A आ जाएगा C/2, मतलब 1/2, यही होगा। और अगर इधर 2B बराबर 3 × 1, तो B क्या आ जाएगा
3/2 आ गया, ये C आ गया, ये A आ गया, ये B आ गया। सारी वैल्यू को इक्वेशन में रख दो। क्या था, N2 कितना है, A है तो A कितना 1/2 N2 प्लस B कितना 3/2 H2, और इधर क्या है C 1 है तो NH3। अगर 2 को कॉमन लेके मल्टीप्लाई उधर कर दो तो क्या बन जाएगा, या 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट जाएगा, N2 बचेगा, इधर 2 से 2 कटेगा, H2 बचेगा और 2NH3 बचेगा। यही हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगर सोच रहे हो कि दूसरे को मानते तो क्या होता, मान लो तुमने A को माना है ना, एक तरह से, और मान लो A को मान लिया 1, तो अगर A को 1 माना तो C क्या हो जाता, C इक्वल टू हो जाता 2, C इक्वल टू 2 हो जाता, और C 2 हो जाता तो B कितना हो जाता, 2B बराबर 3 इंटू C, C कितना 2, 2 से 2 कट जाता, B कितना आ जाता 3 आता। अब देखो क्या सेम आ रहा है इसके, यहाँ रखो A कितना हो गया 1, तो N2 प्लस B कितना है 3, H2 कितना, C कितना 2, NH3, देखो सेम ही आ रहा ना। तो आप किसी को भी A B C जिसको आपको मानना उसको आप क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, तो ऑटोमेटिक सारी वैल्यू निकल जाएगी, बस इक्वेशन में रख दो, क्या हो जाएगा बैलेंस। एक और देख लेते हैं इसी तरीके से, चल जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, ले लिया। चलो अब थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन लेते हैं ना, चलो आते हैं देखते हैं। जैसे हमने लिया एक इक्वेशन, क्या लिया, CH4O2 CO2 एंड H2O, इसे बैलेंस करना है। क्या करोगे, सबके पहले A B C और D लगा दिया, लगाने के बाद क्या करते हैं, सब में रिलेशन, इधर एक कार्बन है ना, इधर भी एक कार्बन, A बराबर क्या हो जाएगा C, 1A 1C दोनों बराबर हो गए। दूसरा देखो, हाइड्रोजन को देखें, 4 हाइड्रोजन है तो 4A, क्या लिखेंगे 4A, कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है तो 2D इक्वल किसके हो जाएगा 2D के, ये होगा 4A इक्वल 2D के। अब ऑक्सीजन देखें तो 2B, ऑक्सीजन कितना है 2, तो 2B किसके इक्वल हो जाएगा, इधर कितना ऑक्सीजन है C ना, तो 2C, ये हो गया। अच्छा और एक यहाँ है तो D, 2C प्लस D। भाई रिएक्टेंट साइड कितना है 2B, प्रोडक्ट साइड कितना है 2C, और एक यहाँ भी है तो प्लस D, 2C प्लस D, ये आ गया। अब इनमें से किसी भी एक को क्या मान लो 1 मान लो, A यहाँ भी यूज हुआ, यहाँ भी यूज हुआ, तो A को 1 मान लेते हैं, ठीक। तो लेट A इज इक्वल टू 1, A 1 मानोगे तो C भी क्या हो जाएगा 1, A इक्वल टू C, C इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा भाई 4 इंटू 1 इक्वल टू 2D, 2 2 जा 4, तो D कितना आ जाएगा 2, D2 आ गया। यहाँ क्या करोगे, चलो रखो 2B इज इक्वल टू C की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस D की वैल्यू 2, तो B इक्वल टू 4/2, तो B भी कितना आ गया 2 आ गया। सारी वैल्यू इसमें रख दो इक्वेशन में। देखो A कितना है 1 है तो ये हो जाएगा CH4, B कितना है 2 है तो हो जाएगा 2O2, C कितना है 1 है तो हो जाएगा CO2, D कितना है 2 है तो हो जाएगा 2H2O। यही हमारा क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यही हमारा क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो 1 कार्बन इधर 1 कार्बन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन इधर, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन इधर 2, और यहाँ 2 4 ऑक्सीजन इधर, क्या हो गया बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। तो इस ट्रिक से क्या कर सकते हो, किसी भी कितने भी बड़े केमिकल इक्वेशन क्या कर सकते हो, आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में, फिर ये पार्ट 2 ही इसका लास्ट वीडियो होगा, वहाँ पे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और कुछ और टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।